Hello everyone, welcome to Avlokan IAS, and today we are going to discuss one more question from Indian society, that is from GS1. And before that I would like to add here, if you also want to do answer writing and if you have not yet started, so you can join our group, this Telegram group. The link of this Telegram group is provided in the description of the video as well as the description of the channel. So in this group we provide daily questions where you can attempt question and send your answer. After that, daily we provide you feedback, uh, the way you have written your answer, what are the improvements needed, all these things are told in the feedback. And some important tips are also given in the group as how you can improve your answers. So without wasting any time, you can join this link and you can also start your answer writing journey. If you have already done answer writing, then also this group is going to help you in every possible manner. Right now we are conducting GS1 answer writing, uh, and in which we are right now doing Indian society. So similarly from Indian society, we are taking questions as model answer for our students who are daily attempting the question. So let's start with our today's question. So the question is, evaluate the role of globalization in modifying India's culture, identity and social fabric. अब जैसा कि मैंने अभी तक बताया था कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन में आपको वो कीवर्ड ढूंढना है कि एग्जैक्टली मुझे क्या इस आंसर में बताना है। तो वो कीवर्ड यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया गया है, दैट इज इवेल्युएट। तो हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है और इवेल्युएट का थोड़ा सा हम ब्रीफ में मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स। सो इवेल्युएट का मतलब होता है एनालाइज। यू हैव टू एनालाइज द थिंग, यू हैव टू असेस द थिंग्स, असेसमेंट इज रिक्वायर्ड हेयर। जब आपको इवेल्युएशन करना हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, फिर आप एविडेंस प्रूफ रखते हैं उसमें। इवेल्युएट में क्या होता है, किसी चीज़ को आप इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस तो देंगे ना। प्लस उसमें आपका कुछ जजमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपना ओपिनियन देते हैं या किसी व्यक्ति का ओपिनियन देते हैं। फिर उसमें इफेक्टिवनेस बताते हैं आप इवेल्युएट में किसी चीज़ की जिसकी भी आपसे पूछी गई है कि वाई इज़ इट इफ़ेक्टिव, और उसका इम्पैक्ट आप बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एवेलुएट के अंडर आप एड्रेस कर सकते हो। अब इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्लस क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और आप उसमें क्या क्या एड्रेस कर सकते हो। सो ऑन दैट बेसिस हम यहाँ पर अपने आंसर को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपनी अप्रोच को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है और इस क्वेश्चन की डिमांड में क्या क्या इवेल्युएट के अंडर में आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ब्रीफली आपको बताया कि इवेल्युएट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिकली एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस हो या डिस्कस हो या कोई दूसरा कीवर्ड हो, लाइक एग्जामिन है, जिस जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन ही किया था, उसमें मैंने बताया था कि एग्जामिन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है। तो ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज़ तो मैं आंसर को स्टार्ट करने से पहले या आंसर के बीच में भी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स अपने आंसर को अ, अच्छा कर सकें। जहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, जो बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन सबको इम्प्रूव कर सकें। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, इवेल्युएट द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो हमें पता चल गया कि कीवर्ड है इवेल्युएट और रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन को इवेल्युएट करना है यहाँ पर, और किस कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएट करना है इसका रोल, इन मॉडिफाइंग इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल फैब्रिक। तो इंडिया के सोशल फैब्रिक और इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन क्या रोल प्ले कर रहा है इंडिया के सोशल फैब्रिक और इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को मॉडिफाई करने में, ये हमको इवेल्युएट करना है। सो दो एस्पेक्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला है कि इंडिया के कल्चरल आइडेंटिटी को यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर हम सोशल फैब्रिक को यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। अब देखो, इस आंसर में जो हम पॉइंट्स लिखेंगे वो इस तरीके के होंगे कि वो एक तरीके से अ, वो बता रहे होंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे, दे विल बी ए काइंड ऑफ इवेल्युएशन कि क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, अब हम इसके रूट कॉज पे या बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जा सकते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर पूछी हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इंट्रो के साथ में। तो सबसे पहले तो इसमें आप ग्लोबलाइजेशन को ही डिफाइन कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में आप, अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखने का मौका मिल रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक ग्लोबलाइजेशन,
सेकुलरिज्म या फिर कम्युनलिज्म या फिर रीजनलिज्म। तो इन सारे केसेस में आप डेफिनेशन के साथ जा सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट मेथड्स टू राइट इंट्रो, बट यहाँ पर हम जो हमारी अप्रोच रहेगी वो डेफिनेशन बेस्ड रहेगी। तो मैंने ये बताया भी है कि अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर अपने इंट्रो को लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ integrating governments, cultures, and financial systems या financial markets through international trade into a single world market। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है कि इंटीग्रेट कर देता है इन सिंगल वर्ल्ड मार्केट में बहुत सी चीज़ों को, लाइक गवर्नमेंट्स हो गई उनको इंटरकनेक्टेड कर देगा, कल्चर्स हो गए वो इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे सोशल फैब्रिक हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और कीवर्ड्स मैंने बताया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो आपको सुटेबल कीवर्ड्स लगे, आपको इससे भी अच्छे कोई कीवर्ड्स आते हैं तो आप वो लिखो, जो आपको लगे कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आप सभी समझदार हो, जो भी अच्छा कीवर्ड हो आपके पास वो आप यहाँ पर इंट्रो में लिख सकते हो। ठीक है, ये एक डिसेंट सा एक इंट्रो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो पहली डिमांड है उसमें पूछा गया कि रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मॉडिफाइंग इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी। चलो उसी को ही हेडिंग बनाते हैं, रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मॉडिफाइंग इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये हमने बनाया, हमारी जो पहली हेडिंग है उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब ऑल दो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा ना गया होता कि कल्चरल आइडेंटिटी और सोशल फैब्रिक एग्जैक्टली पूछ लिया है कि इन दो चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ऐसा ना पूछा जाता तो फिर आप यहाँ पर हेडिंग से पहले एक फ्लो चार्ट बना सकते थे और उसमें कंपोनेंट्स या फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप बता सकते हैं, या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, लैंग्वेज पे, कल्चर पे, सोसाइटी पे, मैरिजेस पे, फेस्टिवल्स पे, हर एक चीज़ पे, फूड पे, ड्रेसिंग सेंस पे, आप ये सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर बता सकते हैं, विच कुड वर्क एज ए वैल्यू एडिशन इन द आंसर। ठीक है, बट यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया है तो हम उस एस्पेक्ट में नहीं जा रहे हैं। और डायरेक्टली पूछा है कि कल्चरल आइडेंटिटी पे बताओ और सोशल फैब्रिक पे बताओ। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इनटू होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। अब ये हमारा कीवर्ड है। अब देखो इस पॉइंट को मैंने कीवर्ड के साथ स्टार्ट नहीं किया क्योंकि यही हमारा कीवर्ड है जिसके साथ हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते थे, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, और फिर हम उसको एक्सप्लेन करके फिर से बताते कि ग्लोबलाइजेशन है रिजल्टेड इनटू होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। तो सेम कीवर्ड दो बार रिपीट हो जाता, तो मैंने उसको अवॉइड किया और इस पॉइंट को इस तरीके से लिख दिया और कीवर्ड को क्या किया यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। अब देखो पॉइंट एक जनरल मैनर में लिखा गया है बट कीवर्ड यहाँ पर मेंशन कर दिया तो पॉइंट डिसेंट हो गया, अच्छा पॉइंट हो गया है। ठीक है, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर को प्रमोट कर रहा है। अब इस वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर को यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट कर दिया, जिसका एक हमें असर देखने को मिला कि मॉडिफाई हो रहा है, किस तरीके से इंडिया का कल्चर मॉडिफाई हो रहा है, कि एक होमोजेनाइज्ड कल्चर यहाँ पर इंडिया में डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर कैसे हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स हो गए। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करो जो इंडिया में अब ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी है,
ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की वुमेन के राइट्स क्या हैं, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स क्या हैं, एलजीबीटीक्यू के राइट्स क्या हैं, इसी तरीके से दूसरी कम्युनिटीज ट्राइब्स के राइट्स क्या हैं, ये सब एक ह्यूमन राइट्स का एक ग्लोबल हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है कि एक सिमिलर काइंड्स ऑफ राइट्स इन एवरी कंट्री वी आर ट्राइंग टू फॉलो। ऐसे ही एनिमल राइट्स की बात होने लगी है, एनवायरनमेंट की बात होने लगी है, तो उसमें आपको होमोजेनाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही एजुकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि स्कूलिंग सिस्टम हो गया या जो करिकुलम है वो आपको कहीं ना कहीं उनमें सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर की, किस तरीके से सेंट्रल बैंक्स होती हैं कंट्रीज में और फिर फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट्स को यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसमें आप कोई दूसरे एग्जाम्पल्स बिल्कुल लिख सकते हो जो आपको समझ में आए, क्योंकि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दूसरे पॉइंट्स में लिखने थे तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर में आप लिख सकते हो ड्रेसिंग सेंस, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई वो भी आप लिख सकते हो। अब जो कोको कोला यहाँ पी जा रही है वही आप युगांडा में पी सकते हैं या किसी और अफ्रीकन कंट्रीज में या साउथ अमेरिकन कंट्रीज में या फिर किसी भी एशियन कंट्रीज में जाकर भी आप ले सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ड्रेस की बात है तो आप टी शर्ट इंडिया में भी पहन रहे हैं, अफ्रीका में भी पहन रहे हैं और बाकी सारी कंट्रीज में भी टी शर्ट या जीन्स हो गई, तो वो भी पार्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर ही है। तो मैंने काइंड ऑफ दूसरे एग्जाम्पल दिए, आप दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पर कीवर्ड के साथ ही लिख दूंगा, मैकडोनलाइजेशन ऑफ कल्चर। तो यहाँ पर मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फास्ट फूड कल्चर इज गेनिंग मोर एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। तो आप देखो फास्ट फूड कल्चर जो अगर एग्जांपल्स पिज़्ज़ा, बर्गर, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको हर एक कंट्री में या फिर हर एक सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्ट होती जा रही हैं। ठीक है, तो हम इनको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और अपना जो ट्रेडिशनल फूड है जब हम बाहर खाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ऑल्दो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपना इंडियन फूड प्रेफर करते हैं, बट नॉट एवरीवन। अगर आप चिल्ड्रंस में देखें तो वो मोस्टली इन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इनकी तरफ लाइकिंग ज़्यादा बढ़ रही है, पिज़्ज़ा बर्गर या फिर दूसरे फास्ट फूड्स हैं लाइक नूडल्स हो गए या फिर कोई दूसरे आइटम्स जो भी आपको याद आ रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस रैपिडली इंक्रीजिंग। तो वेस्टर्न कल्चर का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर ग्रो हो रहा है। तो अभी तक मैंने कहीं पर भी वेस्टर्न वर्ड मेंशन नहीं किया था, तो अब यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ड मेंशन कर रहा हूँ कि भाई होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर में तो बहुत सारे कल्चर आ गए ना, केवल वेस्टर्न वाला नहीं है, उसमें बहुत सारे हैं कि एशिया का कल्चर हो या फिर यूरोप का कल्चर हो वो होमोजेनाइज्ड हो रहा है। अब वेस्टर्न कल्चर में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका कल्चर यहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कर रहा है और बहुत ज़्यादा बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है उसका इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे यहाँ पर? एग्जाम्पल में दे दो आप लाइफ स्टाइल, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। अब वेस्टर्न टॉयलेट्स इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हो गया, वेस्टर्न म्यूजिक हो गया। ठीक है, वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फेस्टिवल्स सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है कि नए कल्चर इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में।
जो पहले नए फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में जो पहले नहीं हुआ करते थे, न्यू फेस्टिवल्स इन इंडिया, इन इंडियन कल्चर भी लिख सकते हैं। सच एज, अब ये सच एज के बाद हमारे सीधे एग्जाम्पल आ जाएंगे, वैलेंटाइंस डे, या फिर मदर्स डे। ये सब हम लोग ट्रेडिशनली सेलिब्रेट इस तरीके से नहीं करते थे कि एक पर्टिकुलर डे हो जिसपे हम ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करें, बट अब इंक्रीजिंगली इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ग्रो हो रहा है और इंक्रीजिंगली हम इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़ पीपल आर सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स। ठीक है, तो हर कम्युनिटी के लोग हों, किसी भी रिलीजन कास्ट के लोग हों, वो इन सब फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा हो सकता है कि सोशल मीडिया कल्चर। तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लासिक एग्जांपल्स, बहुत सारा डेटा, हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट्स को थोड़ा सा एक एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दे रहे हैं जो भी हमें याद आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस है। तो सोशल मीडिया कल्चर में क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन हैज़ कनेक्टेड द होल वर्ल्ड थ्रू सोशल मीडिया। एग्जाम्पल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो ये तो हो गए हमारे कि किस तरीके से कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है और किस तरीके से सोशल मीडिया कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है हमारे कल्चर को। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, बट अब क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा कल्चर भी मॉडिफाई हुआ है, हम भी इन चीज़ों का पार्ट बन गए जो कि हम पहले नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए ये हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं। अब रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम देखेंगे। इन मॉडिफाइंग इंडिया सोशल फैब्रिक, तो इंडिया के सोशल फैब्रिक को किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन मॉडिफाई कर रहा है, अब हम उसको देखेंगे। तो देखो आपके पास चॉइस है, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि एक ही बार में दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो और पांच छह पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मॉडिफाइंग इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल फैब्रिक, तो उसमें आप सारे पॉइंट्स एक ही बार में लिख सकते हो, या फिर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करके इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। अगर पहले वाली चॉइस के साथ आप जाएंगे जिसमें दोनों पार्ट को एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर आप नीचे जाकर कुछ और चीज़ें भी बता सकते हैं उसमें कि उसमें क्या हो सकता है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। जैसे हम दूसरे आंसर्स में वे फॉरवर्ड लिखते हैं या फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, इसमें हम फ्यूचर इम्पैक्ट या फ्यूचर एस्पेक्ट्स ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें होंगी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो भी आप इसमें बता सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एवेल्युएट पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें बता सकते हैं, इफेक्ट भी बता सकते हैं, ऑल्दो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उनमें बताने की कोशिश की है थोड़ी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोशल फैब्रिक किस तरीके से चेंज हुआ है, किस तरीके से मॉडिफाई हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट किया है क्या, प्रमोटेड इंडिविजुअलिज्म इंस्टेड ऑफ, तो इंडिया में पहले कैसा कल्चर था, शेयरिंग कल्चर था, हर चीज़ शेयर्ड थी, फैमिली में हर एक चीज़ शेयर्ड थी, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, तो हर एक चीज़ शेयर होती थी उसमें। ठीक है, अब इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है कि अपना अपना देखना है, अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी फैमिली को देखना है, सिर्फ अपने बच्चों को देखना है सिर्फ। ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पेरेंट्स हो गए साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सब लोग साथ में रहते थे और सबकी नीड्स को शेयर करके फुलफिल किया जाता था यहाँ पर। तो बट अब हमें ये चीज़ें बदलती हुई दिख रही, तो दिस इज हाउ सोशल फैब्रिक इज चेंजिंग यहाँ पर। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली,
कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वेर एज इंडियन कॉन्सेप्ट क्या था, वो था जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट, और जो कि धीरे 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 अपनी रिलेवेंस होता जा रहा है। ठीक है, ओनली 18% फैमिलीज आर नाउ लिविंग इन जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो, जरूरी नहीं हर पॉइंट में आपको डेटा एग्जांपल लिखने हैं। जहाँ पर आपके पास सफिशियंट फॉर्डर हो लिखने के लिए वहाँ पर आप लिखो, नहीं है तो अपने आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि योर प्रायोरिटी इज नॉट ओनली दिस आंसर। आप एक एग्जाम लिख रहे होगे और उसमें 20 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो कभी भी बेस्ट आंसर की एक्सपेक्टेशंस खुद से मत रखो, बस ये रखो कि हमें पेपर कंप्लीट करना है और जो डिमांड्स है उनको हिट करना है, तो भी आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये मैं फैक्ट के साथ में बोल रहा हूँ। तो इमरजेंस ऑफ, एक और पॉइंट हमारा यहाँ पर हो सकता है, इमरजेंस ऑफ क्लास बेस्ड सोसाइटी इन अर्बन एरियाज। तो इंडिया के जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कास्ट सिस्टम है वो अपनी इम्पोर्टेंस खोता जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेजुअली हो रहा है ये। ठीक है, एकदम से नहीं हो रहा है, अभी भी रूरल एरियाज की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, रूरल एरियाज में अभी भी ये प्रोमिनेंट है काफी, बट इमरजेंस ऑफ क्लास बेस्ड सोसाइटी यहाँ पर हो रहा है। और क्लास बेस्ड सोसाइटी में ये कौन सी क्लास है, रिच वर्सेस पुअर। तो यहाँ पर रिच वर्सेस पुअर हो रहा है यहाँ पर, अगर आप अर्बन एरियाज में सिटीज की बात करें तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हो रही है, क्लास डेवलप हो रही है कि कोई अल्ट्रा रिच है, कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास से आ रहा है, कोई लोअर मिडिल से आ रहा है, और फिर कोई पुअर क्लास से आ रहा है, फिर कोई एक्सट्रीम पुअर क्लास से आ रहा है। सो दिस इज द क्लास बेस्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पर, जो कि एक नया इम्पैक्ट है, और ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक इम्पैक्ट है, और जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया का सोशल फैब्रिक इस तरीके से चेंज हो रहा है। पहले ये चीज़ें थी बट देवर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द कास्ट सिस्टम, तो कास्ट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था, चाहे रिच और पुअर का गैप हो वो पहले भी था, बट उसमें भी कास्ट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था। अब कास्ट को कम ध्यान में रखा जाता है इन अर्बन एरियाज, और क्लास को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन इंडियन मैरिज सिस्टम। अब मोर एक्सेप्शन, किसको एक्सेप्टेंस मिल रही है यहाँ पर, लव मैरिजेस, लिव इन कल्चर, और इसके अलावा आप देखोगे डाइवोर्स केसेस आर राइजिंग। तो अब सेपरेट होना बहुत इजी हो गया है। पहले लोग एक रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, बहुत चीज़ें फेस करते रहते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब लोग उस पूरे टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि डिवोर्स इज़ मोर इजी। पहले साथ में रहना एक ज़्यादा बड़ी प्रेफरेंस था, बट अब डिवोर्स एक प्रेफरेंस हो गया है कि अगर आप साथ में नहीं रह पा रहे हैं तो आप उससे निकलें बाहर। ठीक है, तो ये भी एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जो कि ठीक भी है, मॉडर्निटी का इफेक्ट है, और जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पर। ठीक है, अब हम इसमें लिख सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ, अब हम इस आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो चार चार पाँच पाँच पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और लिख देते हैं इसमें, चलो। ठीक है, वेस्टर्न क्लॉथिंग पैटर्न, डोमिनेटिंग एवरीडे लाइफ। तो
अब ये आपको पता ही है, एग्जाम्पल इसमें आप देख लो, टी शर्ट है, ये इंडिया में ट्रेडिशनली नहीं पहनी जाती थी। जीन्स है, ये इंडिया में ट्रेडिशनली नहीं पहनी जाती थी। ठीक है। शॉर्ट्स हैं, तो ये ट्रेडिशनली इंडिया का ड्रेसिंग सेंस नहीं रहा है। बट अब इस सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है और ये पॉपुलर हो रहे हैं, एवरीडे लाइफ को डोमिनेट कर रहे हैं। सो ये सब मॉडिफाई हो रहा है हमारी सोसाइटी में, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं सोशल फैब्रिक में भी। ठीक है। तो मैरिजेस हों, चाहे मैरिजेस हों यहाँ पर, या फिर आपकी जो क्लास बेस्ड न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो, इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट हो, यहाँ पर ये सारे हमारे क्या है, सोशल फैब्रिक को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। नाउ लेट अस कंक्लूड अवर आंसर। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पर मैं इवेल्युएटिव है ना, एवेल्युएट करके कंक्लूड ऐसा करना है कि हमने लास्ट में कुछ जजमेंट या एवेल्युएशन दिया हो कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है ना वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही रहा है। तो अब इसमें आपके ऊपर है, आपका जजमेंट है कि आप, मैंने इसमें एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस नहीं पूछा गया है कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव बताने हैं, तो मैंने पॉइंट्स बता दिए कि इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपके विवेक पर, एग्जामिनर के विवेक पर ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव भी हैं और कुछ हैं जो नेगेटिव भी हैं यहाँ पर। ठीक है। अब न्यूक्लियर फैमिली है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, तो दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इम्पैक्ट लिख दिया मैंने, हैज बीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ना, टेक्नोलॉजी की ही वजह से तो इतना सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें आ पा रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो कल्चर है वो भी मॉडिफाई हो रहा है और सोशल फैब्रिक है वो भी मॉडिफाई हो रहा है। द पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आर लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड। सो अब ऑक्यूपेशन आपकी कास्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यू कैन चूज एनी ऑक्यूपेशन, और ये नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप जो मन चाहे वो कर सकते हो। आप जॉब कर सकते हो या आपका जो मन करे, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जो आपका मन करे, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन हुआ है और चीज़ें बदली हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है। न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आर लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड इंटीग्रेशन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। सो ये हमारा हो गया एक डिसेंट सा कंक्लूजन, और इस तरीके से हमने इस आंसर को कंप्लीट कर लिया। अब आपको यहाँ पर जो भी पॉइंट लगे, अब देखो मैं तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बताता हुआ लिख रहा होता हूँ तो टाइम लग जाता है इस आंसर को, इसी आंसर को आपको 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से आंसर लिखता हूँ कि आप उसको 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर पाएँ। आंसर पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो कि आपको याद कर पाने में प्रॉब्लम हो, और बहुत ऐसे भी ना हो कि बहुत ही लूज पॉइंट्स या बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हो कि, अब जैसे मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ कल्चर को आप बहुत इजी तरीके से भी लिख सकते थे, बट यहाँ पर ये हमें एक कीवर्ड मिल गया। ठीक है। ऐसे तरीके से होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, इसकी जगह पे आप लिख सकते थे कि ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इनटू सिमिलर कल्चर्स, तो वो वर्ड अच्छे नहीं लगते यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमें एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में। तो आप जितना कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर गेन करेंगे, और स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन ये जितना अच्छा होगा उतना ही आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सो दिस इज अवर टुडेज आंसर, दैट्स इट। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन की लेकर आएंगे, और अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम का चैनल हमारा है उसको ज्वाइन करो, और वहाँ से जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। और आंसर राइटिंग फ्री में करना चाहते हैं तो इस ग्रुप पर जाकर कोई भी किसी भी कंडीशन में कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप जाओ और आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।